ऐसा दौर चल रहा है जहाँ पत्रकारिता से लोगों का विश्वास उठ चुका है। अभी हाल फिलहाल में जो कांड हुआ, जिन पत्रकार महाशय को पुलिस पकड़ने आई थी, छत्तीसगढ़ से आई थी, उनको बचाने के लिए यूपी की पुलिस उतर रही है। मतलब पहला बार देश में ऐसा हो रहा है कि एक अपराधी को पुलिस बचा भी रही है और पकड़ भी रही है। एक प्रदेश चाह रहा है कि हमको कैप्चर करे और दूसरा प्रदेश चाह रहा है उनको बचा ले। तो ये बचाने वाले लोग किस मंशा के हैं, क्यों बचा रहे हैं? खुद पत्रकारिता पर भी सवाल उठता है और सरकार पर भी उठता है, पुलिस पर तो उठ ही रहा है। भाई ऐसा क्या है उस इंसान के अंदर जो उसे छत्तीसगढ़ से पुलिस पकड़ने यहाँ पर आई, और उसके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी जो यूपी पुलिस उसे बचा रही है? अगर वो गलत है, अपराध उसने किया है, एफआईआर तब हुई है, और अपराधी को पुलिस बचा रही है, तो पुलिस किसके आदेश पर बचा रही है, इसकी भी जांच होनी बहुत ज़रूरी है। एक कुछ इस तरह जांच हो कि पुलिस को किसने आदेश दिया उस पत्रकार को बचाने के लिए, और पुलिस एक चोर की तरह लेकर उसको भागी है, फरार हुई है। अभी तक फरार वर्ड का इस्तेमाल पुलिस करती आई थी, पुलिस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अपराधी को लेकर पुलिस फरार हो गई, अब पुलिस उस अपराधी के साथ फरार है, उसका पता नहीं है। तो पत्रकारिता का स्तर खत्म हो चुका है, उनको बचाया जा रहा है, अब तो पाला जा रहा है। सरकार के संरक्षण में पल रहे हो या पुलिस के संरक्षण में पल रहे हो, एक अपराधी को पालकर तैयार करा जा रहा है जैसे आतंकवादी को तैयार करा जाता है। जो पुलिस आई छत्तीसगढ़ से, क्या उसके पास पूरे डॉक्यूमेंट नहीं थे गिरफ्तारी को लेकर? कोई पुलिस एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में जाएगी तो सबसे पहली बात वो इन्फॉर्मेशन देती है कि हमें उस शख्स की पकड़ करनी है, हम वहाँ पर आ रहे हैं। उस क्षेत्र के थाना इंचार्ज को इन्फॉर्मेशन होती है। अगर कागज पूरे नहीं थे तो इन्होंने उनको बुलाया क्यों, इन्होंने परमिशन क्यों दी? स्टेट का भी मैटर है, लोकल थाने का मैटर है। डॉक्यूमेंट्स की कमी तब बता रहे जब उसको पुलिस लेकर फरार हो गई। अरे पुलिस को उसके वहाँ खड़ा करते हैं ना, पत्रकार को पुलिस के हवाले करते, फिर डॉक्यूमेंट्स मांग लेते। डॉक्यूमेंट्स में कमी थी तो कह रहे आपके पास कागज नहीं है, जब आप जाइए, हम नहीं दे रहे, आप कागज पूरे कराइए। लेकर भाग जाओ, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में कमी बताओ, तो ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है भैया। कैसे हो गया? हजारा पत्रकार ने माफी मांग ली, जो उनसे गलती हुई थी, गलत खबर चलाई, उसके लिए उन्होंने माफी मांग ली, फिर इतना ड्रामा क्यों? नहीं, माफ़ी कब मांगी इसने? माफ़ी मांगने को सार्वजनिक तौर पर करा इन्होंने पहले, और एफआईआर के बाद मांगी है। अब किसी का मैं खून कर दूं, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए, मैं माफ़ी मांग लूँ तो चल जाएगा क्या? क्योंकि ये जो लोग काम कर रहे हैं, इन्होंने नेशनल पार्टी के खिलाफ, उसके मुखिया के खिलाफ बयान दिया है। भाई छोटा अपराध नहीं है। बयान में क्या दिया? देश में आग लगाने वाले इनके जो काम है वो थे, उसको इन्होंने बढ़ावा दिया। अब उस पर कह रहे कि जब मैं माफ़ कर दूँ, गलती हो गई, जो काम करना था वो तो कर दिया ना। उस पब्लिक में तो वो मैसेज चला गया था। अगर ये माफ़ी वापस आकर उन्होंने टेलीविज़न पर जो माफ़ी मांगी है इनके ऑफिस वालों ने, तो उसको कितने ज़्यादा पब्लिक ने देखा, कितने ज़्यादा लोगों को पता है या नहीं पता है, या बीजेपी का आईटी सेल ने वो वीडियो कितनी बार चलाई है बताओ हमें? नहीं चलाएंगे। उस खबर को बीजेपी के नेताओं ने भी शेयर किया कि मंत्री ने कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। भाई बीजेपी के मंत्रियों ने शेयर किया उसको, बीजेपी के सपोर्टर्स ने उसको बढ़ाया, बीजेपी की आईटी सेल ने उसको फैलाया, और अब बीजेपी की ही पुलिस उसको बचा रही है। तो सीधा सा मतलब है ना, बीजेपी का ही करा धरा है सारा। एक अच्छी वाली पार्टी को जो कह रहे हैं हमें तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, वैसे तो कांग्रेस मुक्त इनसे होने से रहा, ये इनके पास हथकंडे बच रहे हैं। विधायकों को खरीदते, धमकाते, ईडी भगाते, सब कुछ करते हैं। अभी राहुल गांधी जी का कई दिन तक इन्होंने ईडी वालों ने परेशान कर रखा। सुबह से लेकर रात 11 बजे तक पूछताछ हुई, क्या निकला उसमें? लेकिन सर कोई SC ST OBC या मुस्लिम व्यक्ति कोई ऐसी ट्वीट कर देता है या कोई कमेंट कर देता है फेसबुक पर, ट्विटर पर, उनको तो पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेती है, जेल भेज देती है। भैया ये देश SC ST OBC के लायक नहीं है इस समय। जो हालात है वो SC ST OBC और माइनॉरिटी के बिल्कुल खिलाफ है। इनके सारे राइट्स दबे हुए हैं, छीने गए हैं। संविधान में अगर जो राइट्स इनको मिले थे उन पर कोई काम नहीं कर रहा है, या सच कहूँ तो संविधान को बांध कर रख दिया इन लोगों ने। संविधान का कोई अस्तित्व इनके लिए नहीं बचा है। SC ST की अगर बात करें तो जितने भी राइट्स इन बेचारे को, लोगों को दबे कुछ लोगों को दिए गए हैं, उस एक भी अधिकार पर अगर सरकार काम कर रही हो, इनके एक भी पक्ष में बोल रही हो, तो मुझे बताया जाए। आज नए नए घटनाएं सुन लीजिए, कहीं घोड़ी बैठने पर मार देते हैं, कहीं मुँह छकने पर मार देते हैं, कहीं नए कपड़े पहनने पर मार देते हैं, कहीं मंदिर में जाने पे मार देते हैं। सरकार का बयान नहीं आता। हालांकि सरकार तो हमारी वैसे भी इतनी कलाकार हो चुकी है कि बयान तो अभी तक कभी नहीं आया। इनका देश में आग लग रही है, कोई बयान देने को तैयार नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रधानमंत्री जी शांत बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे मुद्दों पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि लगता है उनको तो पसंद आ रहा है। इससे उनकी जो रोजी रोटी, जो कमाई है, जो पॉलिटिक्स है वो चल रही है। यही धंधा, यही आधार है। अगर ऐसा है तो फिर तो सही है, वो शांत रहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता ना तो अभी तक प्रधानमंत्री जी शांति की अपील कर चुके होते देश में। और खासकर SC ST OBC की बात करूँ तो इनके लिए एक बहुत बड़ा एक मिशन चलाने की जरूरत है सरकार को। तो इनको जाकर तब वापस हम स्टैंड कर पाएंगे। एक मुहिम छेड़ रखी है जो मनुवादी विचारधारा के लोगों ने, उन्होंने एक मुहिम छेड़ हुई है दलित वर्ग के खिलाफ कि किसी भी तरीके से इनकी आवाज़ नहीं उठनी चाहिए। पहले से आरक्षण का नाम देकर बर्बाद करने लगते हैं, सब चीज़ों को रोक रहे हैं, दबा रहे हैं
कि इनकी बात आगे ना जाए, उठ ना जाए, ये अपने अधिकार ना मांग लें। और जबकि आरक्षण की वास्तविकता ये है, आप किसी भी डिपार्टमेंट को उठा लीजिए, टोटल आरक्षण अगर मैं SC ST OBC इनका मिला लूँ 50% से भी कम है। लेकिन अगर वास्तविकता में आप जाएंगे भैया तो 10% भी नौकरी पर नहीं है ये लोग। अगर मैं आपसे एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करूं तो असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर डीन के पद तक 0.1% OBC आता है। OBC के कहने को तो बहुत बड़ा अच्छा खासा उनको आरक्षण दे रहे हैं, रोज़ आरक्षण पर चिल्ला भी रहे हैं लोग। IT सेल भी इनका खूब आरक्षण के खिलाफ चिल्लाता है। वास्तविकता कहाँ है? आरक्षण तो ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। तो SC ST OBC के लिए एक छोटा सा हथियार था आरक्षण, जिसके दम पर वो पढ़ सकते थे, आगे बढ़ सकते थे, कहीं घर परिवार के लिए नौकरी कर सकते थे। जब इन्होंने सबको बैकलॉग में कर दिया, खाली पड़ी है वैकेंसीज, नाम के लिए भरते नहीं है, उसके ऊपर से एक प्रोपेगेंडा चलाते कि भाई आरक्षण देश को खा रहा है, आरक्षण कमज़ोर कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो एक गेम है बहुत बड़ा, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के खिलाफ गेम है, और ये सरकार उस गेम में आग में घी डालने का काम कर रही है। लेकिन सर 131 दलित सांसद हैं, उनको अधिकारों की बात करनी चाहिए। अगर ऐसा मतलब शोषण हो रहा है दलितों के साथ में, तो वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? इस देश में दलित के नाम पर जो चुनकर नेता जाते हैं, सांसद और विधायक, एक नंबर के निकम्मे नेता हैं। मैं खुलकर कहता हूँ, रवि चौधरी, खुलकर कह रहा हूँ कि एक नंबर के निकम्मे नेता दलितों के नाम पर चुनकर जाते हैं। 131 में मेरे जैसे 31 बैठा हो ना, मैं बताता हूँ अधिकार कैसे होते हैं, मैं बताऊँगा कैसे हत्या होती है दलितों की, मैं समझाऊँगा दलितों को नए कपड़े पहनने पर कौन मारता है और कौन मंदिर में पढ़ने से रोकता है। लेकिन ये सारे वहाँ बैठते हैं मलाई चाटने के लिए, दलितों के नाम पर वोट इकट्ठे करे, जाकर सत्ता में बैठ गए और चुप आंख पर पट्टी बांधकर मुंह में कपड़ा ठूस कर बैठ जाते हैं। निकम्मे नेता हमारे समाज के, इनको शर्म आनी चाहिए वहाँ पर बैठते हुए। किस मुंह से बैठते हैं, किस मुंह से अपने आप को नेता कहते हैं, और किस मुंह से वापस समाज में वोट मांगने आते हैं। और ऐसे ये समाज के लोग हैं जिनको वोट दे देते हैं बार बार, हर बार चुनकर उन्हीं को भेजते हैं, हमारा नेता है, हमारा नेता है। जबान नहीं निकलती हमारे नेता की, चुप बैठा है संसद में, सारे भत्ते खा रहा है, पैसे खा रहा है, इधर उधर से भी पैसे खाते हैं लोग। लेकिन समाज के नाम पर बात आ जाओ तो एक पैसे की हेल्थ तो बहुत दूर भैया, फिजिकली आने देखते तक नहीं है कि क्या हो रहा है समाज के अंदर, क्यों मर रहे हैं लोग। शिक्षा में सबसे पिछड़ते जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि सरकारी संस्थाएं बंद हो गई, स्कूल बंद हो गए। बताओ कौन से सांसद ने अपने निधि से एक स्कूल बनवाया हो? ये जो दलितों के नाम पर नेता बनकर जाते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को भाई, आनी चाहिए। लखनऊ में घटना घटी, एक दलित व्यक्ति को उसकी चारपाई के नीचे बम्प लगा करके उड़ा दिया, उसकी मृत्यु हो गई। कम्मे और नकारा लोग दलितों के नाम पर राजनीति कर ऊपर जा रहे हैं। और इसमें सच ये भी है कि आधे से ज़्यादा लोग भाई RSS की विचारधारा के हैं। आप उठाकर देख लीजिएगा रिकॉर्ड, वो या तो संघ से जुड़े हुए होंगे या पहले RSS BJP के किसी ऐसे मिले जुले संस्था से जुड़े हुए काम करता है जिनकी विचारधारा दलित हितैषी नहीं होती। इनकी जो पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं ना वो, तो कौन सी पार्टी? जो पार्टी मिशन में है वो पार्टी मिशन का कोई है ही नहीं, उनका मिशन तो सत्ता है। जहाँ सत्ता होते हैं वो खिसक लेते हैं, वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। मैं कह तो रहा हूँ, आज तक एक भी विधायक या सांसद वापस अपने क्षेत्र में अपने समाज के लोगों के उत्थान के लिए आया, कोई मुहिम चलाई, कोई ऐसी संस्था है जो वास्तव में धरातल पर काम कर रही हो? मुझे एक का नाम बताओ ना। इतने सारे सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं जो जिनको समाज का वो कहा जाता है, वे समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये बेशरम करते क्या हैं? कहाँ पर है इनका अधिकार? कहाँ पर दे रहे हैं समाज के लिए? कर क्या रहे हैं? और इतना ही बड़ा बेवकूफ़ समाज हमारा भी है जो उनको बार बार चुन रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, गलती हमारे समाज का जो उनको चुनता है, जागरूक नहीं है। और जागरूकता का सबसे बड़ा जो आधार है भाई वो शिक्षा है। और ये सरकार शिक्षा को डुबो रही है, सरकारी संस्थानों को डुबो रही है। कोई गरीब का बच्चा प्राइवेट में नहीं पढ़ सकता, और सरकारी में जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत बुरी है। किसी आप स्कूल को उठा लीजिए, खासकर मैं यूपी में रह रहा हूँ तो यूपी की हालत मैं जानता हूँ। यहाँ का एक भी सरकारी स्कूल पढ़ाने लायक नहीं होगा, 2-4 को छोड़ दे मिल जाए ढूंढने से तो आपको। यहाँ मैं साहिबाद में रहता हूँ, साहिबाद में आइए, मेरे गाँव कड़कड़े स्कूल देखिए आप, 60-70 साल पुराना स्कूल है। कोई भी एक मजदूर भी अपने बच्चे को अपनी इच्छा से भेजेगा नहीं उस स्कूल के अंदर। ये हालात है। योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने 100 दिन की सरकार में अच्छे काम करे हैं, नौकरी दिए लोगों को। हमारे यहाँ बुलवाओ एक बार योगी जी को, हम भी हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि भैया जो स्कूल हो, नौकरी हो, हमें भी तो पता चले कहाँ दिए। नौकरी में तो 50 साल के आंकड़े तोड़ दिए हमारे देश ने, बेरोजगारी के अंदर कहाँ नौकरी दे दी इन्होंने। और नौकरी में तो कुछ भी बांटने लग जाता है कि भाई आज हमने अखबारों में, कागजों में, वेबसाइट पर और इनके सोशल मीडिया में तो इन्होंने नौकरी भी बांटी हैं, विकास भी किए हैं, बच्चों को उद्योग भी खुलवाए हैं, लोन भी बांटे हैं, बेटियों को भी शिक्षा के नाम पर क्या क्या दिया है। लेकिन जब वास्तविकता पर धरती पर आते हैं तो कहीं कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ एक गेम दिखाया जाता है बहुत बढ़िया। और ये जो माफ़ी मांगने वाले पत्रकार है, जो माफ़ी वीर नए इनके तैयार हो रहे हैं, परंपरा तो खैर पुरानी इनकी माफ़ी मांगने की, अब जो नए माफ़ी वीर तैयार हो रहे हैं ये इनको बढ़ावा देते हैं। ये कुछ भी कह दो, हाँ जी ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बाद में फिर माफ़ी मांगते हैं। तो ये माफ़ी का चलन तो बढ़ेगा।
अच्छा। अब बढ़ेगा ये, क्योंकि अब पब्लिक धीरे धीरे हकीकत जान चुकी है। जब इनका विरोध शुरू होगा तो माफ़ियाँ तो अब इन्हें कितनी बार मांगनी पड़ेंगी। ये तो एक शुरुआत हुई है। माफ़ी वीर अब जब से कहते हैं कि आज़ादी के टाइम से माफ़ी वीर चलते आए हैं, और अभी दूसरी सावरकर, और अभी दूसरी आज़ादी की लड़ाई चल रही है। इसमें माफ़ी वीर बहुत सारे निकलेंगे। देखना भी कौन कौन। नुपुर शर्मा को कोई आंदोलन करना पड़ेगा मीडिया के लिए भी। पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा, पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और ये जो अभी प्रकरण हुआ है, जो जी न्यूज़ वाले को लेकर पुलिस भागती फिर रही है, इसको पूरा देश देख रहा है, हर पूरी दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है। भाई एक अपराधी को पकड़ने अगर पुलिस आती है, उस अपराधी को सरकार संरक्षण देकर भगा रही है अपने पुलिस के साथ में कि फरार कर लिया जाए, इसको दिया ना जाए, तो सीधा सीधा सा जनता को एक संदेश दिया जा रहा है कि जो इस मीडिया पर आप आंख बंद कर भरोसा कर रहे थे, उस पर भरोसा करना बंद कर दीजिए। ये मीडिया नहीं है, ये बिकी हुई मीडिया है, बिकाऊ और दलाल मीडिया है, इस पर भरोसा ना करा जाए। ये सीधा सा संदेश अब जनता को पहुंच रहा है, और जब जनता को पहुंचेगा तो समझेंगे तो निश्चित तौर पर अपने आप एक आंदोलन खड़ा हो जाएगा और अपने आप इनको ख़त्म कर देगा।